दोस्तों, यूपी के सीएम यानी उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए चुनौती पेश कर देते हैं। यह बात सियासी गलियारे में काफी चलती है कि उत्तर प्रदेश के सीएम पद के लिए योगी मोदी की पसंद नहीं थे। आप याद कीजिए कि जब पहली बार बीजेपी की वहां सरकार बनी थी, बीजेपी की जीत हुई थी और सरकार बनाने की बारी आई थी, तो मनोज सिन्हा का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं चल रहा था। और माना जा रहा था कि योगी पसंद नहीं है मोदी के, मोदी योगी को पसंद नहीं करते, अमित शाह योगी को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मजबूरी में उन्हें वहां झुकना पड़ा, इन दोनों को झुकना पड़ा और योगी आदित्यनाथ ने वो कुर्सी ले ली, अपने नाम कर ली। और उसके बाद 5 साल रहे, फिर अगले 5 साल यानी 10वां साल ये चल रहा है, 9 साल हो गए, 10वें साल में अब प्रवेश करेंगे और अगले साल चुनाव है। और अब योगी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर विपक्ष काफी मजे ले रहा है। आइए सबसे पहले उस बयान को सुन लेते हैं। और यह बयान कहां दिया है आपको बता दूं कि विधानसभा की शुरुआत हो चुकी है उत्तर प्रदेश में और 19 तारीख से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। और आज सोमवार को जब इस पर चर्चा चल रही थी तो योगी आदित्यनाथ ने कुछ सवालों का जवाब, प्रश्नकाल में सवालों का जवाब देना शुरू किया। तो वहां पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने जो कुछ कहा है पहले उसको सुनिए। यहां नमूना एक शब्द आएगा, नमूना वर्ड, एग्जाम्पल, नमूना। वो जो नमूना है वो जब आएगा तब आपको और समझ में आएगा कि किस बारे में बात कर रहे हैं। इस पे हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनिए योगी आदित्यनाथ को। समय समय पर इस दिशा में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा छापेमारी की कार्रवाई भी होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोडिन कफ सिरप के मामले में जिसको नेता विरोधी दल, मैं तो ये मानता था कि उम्र के चौथे पड़ाव पर व्यक्ति सच बोलने का आदि कम से कम इस उम्र में तो होगा ही, लेकिन इस उम्र में भी इस समाजवादी उनको झूठा बुलवा देते हैं। इस उम्र में तो कम से कम उसे झूठ मत बुलवाओ भाई, सच बोलने के उनको आदी होना चाहिए। और तो चेयर पे बैठ चुके हैं लंबे समय तक, स्पीकर के रूप में उन्होंने इस सदन को आगे बढ़ाया है। कोडिन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। एक दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही है, देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा, वह भी देश से फिर जाएंगे। तो सुन रहे थे आप, यहां पर साफ साफ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की एक नमूने, 2 नमूनों की बात कर रहे हैं, एक दिल्ली में है और एक यहां बैठा हुआ है। सीएम योगी का इशारा तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर है, लेकिन अखिलेश यादव ने इसे लेकर उल्टा बीजेपी पर ही तंज कस दिया है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है जरा इसको देखिए। देश के अंदर, यहां एक फोटो के साथ, देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। यहां पर उसके ऊपर लिखते हैं अखिलेश यादव, आत्म स्वीकृति। किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोक लाज रखें और मर्यादा की सीमा न लांघें। भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर की खींचातानी को चौराहे पर न लाएं। कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा। यह बात यहां कह रहे हैं अखिलेश यादव। वहीं अजय कुमार लल्लू, कांग्रेस के नेता, उन्होंने भी कहा है कि योगी जी पीएम पद की मर्यादा का ध्यान रखिए, उन्हें नमूना कहना गलत है। यानी उल्टे यहां योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश और घिर गए यहां योगी आदित्यनाथ। आदित्यनाथ ने उम्मीद नहीं की होगी कि विपक्ष की तरफ से ऐसा पलटवार होगा, लेकिन एक उंगली उठाने पर 3 उंगली खुद की तरफ भी उठ जाती है और उसका नमूना यहां मिल गया। खैर, योगी की तरफ से मोदी और अमित शाह को चुनौती इतनी ही नहीं है। आज विधानसभा में
में कोडिन कफ सिरप मामले में विपक्ष को घेरने के चक्कर में योगी आदित्यनाथ ने एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि सरकार की कार्रवाई जब अपने अंतिम स्तर पर जाएगी तब आप में से बहुत से लोग फातिहा पढ़ने जाएंगे और आपको फतिहा पढ़ने लायक भी नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम करेंगे। जरा पहले इस बयान को सुन लीजिए, फिर बताता हूं ये फतिहा पढ़ने लायक नहीं रहेंगे, फतिहा पढ़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, इसका क्या अर्थ है ये भी समझेंगे हम, और इस पर क्या प्रतिक्रिया है। योगी आदित्यनाथ की हम बात कर रहे हैं, लेकिन बात इधर दिल्ली की भी, बात नीतीश कुमार की भी हम करेंगे और बात सोनिया गांधी के उस आर्टिकल की भी करेंगे। बहुत कुछ है इस पिटारे में, कहीं जाइए मत। लेकिन सबसे पहले सुनिए यहां योगी आदित्यनाथ को। हमने पहले भी कहा 77 अभियुक्तों को हम अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं, कोई भी बचने नहीं पाएगा। जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिहा पढ़ने के लिए जाएंगे वहां, तो आपको फतिहा पढ़ने की लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। इसके लिए महोदय हम लोगों ने एक एसआईटी गठित की है। प्रदेश के आईजी कानून लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसमें यूपी पुलिस और एफएसडीए के अधिकारी भी शामिल हैं पूरे प्रदेश भर में, और इसमें कार्रवाई हमारी निरंतर चल रही है। और जो भी इसमें दोषी होगा, इसमें हमें इस कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं होगा। अब तक हमने कार्रवाई भी की है, और माफिया के खिलाफ कार्रवाई कैसे होती है, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से अच्छा कोई दूसरा उसका जो है जानकार नहीं होगा। समाजवादी पार्टी तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह पहले से परिचित है कि कैसे माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और समाजवादी पार्टी की तड़पड़ाहट वह हम उसके माध्यम से समझ सकते। तो सुन रहे थे आप, यहां समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोलते हुए योगी आदित्यनाथ, हमला बोले भी क्यों नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी आज की तारीख में अगर संसद की बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा सीटों वाली पार्टी हो चुकी है संसद में, यानी लोकसभा में। और वो लोकसभा में जो मात खाने को वहां मिली, और खासकर योगी आदित्यनाथ को, तो उसके बाद से वो परेशान हैं। आप जानते हैं कि किसी के शोक के वक्त फातिहा पढ़ते हैं, यहां फातिहा शब्द का इस्तेमाल हुआ था। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ का यह बयान बीजेपी के मुस्लिम विरोधी होने की पुष्टि भी करता है। इस समय बीजेपी पर वैसे भी ध्रुवीकरण के आरोप लग रहे हैं, और खासकर पश्चिम बंगाल और असम में तो बिल्कुल ही। कल मोहन भागवत थे पश्चिम बंगाल में, और मोहन भागवत ने जिस तरह भारत के हिंदू राष्ट्र होने की बात कही है, और बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान किया है ताकि बदलाव लाया जा सके, उससे साफ समझ में आ रहा है कि आरएसएस भी बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने बंगाल पहुंच गया है। हालांकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कारण बीजेपी की राह मुश्किल हो रही है। आज ही ममता बनर्जी ने टीएमसी की बैठक में फिर से एसआईआर पर चुनाव आयोग को घेरा है कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। बंगाल में प्रकाशित मसौदा मतदाता सूचियों में से, यानी ड्राफ्टेड लिस्ट जो आई है, उस लिस्ट में से 58,20,899 58,20,899 नाम हटाए गए, और राज्य में मतदाताओं की संख्या घटकर 7,08,00,000 रह गई है। इसी पर ममता बनर्जी ने कहा है कि मतदाता सूचियों में बाहरी लोगों के नाम शामिल कराने की कोशिश की जा रही है। आपको सतर्क रहना होगा और इन लोगों को पहचान कर आपत्ति दर्ज करानी होगी। उन्होंने यह भी कहा, ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि मैंने ऐसा बेशर्म चुनाव आयोग पहले कभी नहीं देखा, और न ही मैं भविष्य में वर्तमान चुनाव आयोग को फिर से देखना चाहती हूं। ममता बनर्जी ने एक बड़ा दावा किया है यहां पे कि हम बंगाल को भाजपा के चंगुल से बचाने के बाद दिल्ली पर कब्जा करेंगे, यानी पहले बंगाल का चुनाव हम खत्म करेंगे, भाजपा को यहां भाजपा के चंगुल से बंगाल को, पश्चिम बंगाल को बचाएंगे, और उसके बाद हम दिल्ली पर कब्जा करेंगे। ममता बनर्जी यहां जो बातें कह रही थी, बांग्ला में उन्होंने बातें अपनी कही हैं, लेकिन फिर भी उनकी बाइट को यहां आपके सामने रखना चाहता हूं। जरा उनकी बाइट बांग्ला में है, बहुत सारे साथी समझते हैं बांग्ला बहुत मुश्किल भाषा नहीं है, जरा सुनिए क्या कुछ कह रही हैं। हालांकि उसका हिंदी तर्जुमा मैं ऑलरेडी रख चुका हूं। और जागोरे जागोरे जागोरे, जागोरे जागोरे
तो सुन रहे थे यहां पे आप ममता बनर्जी को, और जो कह रही हैं अपनी बात रखते हुए यहां साफ साफ कि हम पहले पश्चिम बंगाल को भाजपा के चंगुल से बचाएंगे, उसके बाद दिल्ली पर कब्जा करेंगे। यानी अब मोदी की सत्ता को सीधी चुनौती टीएमसी से भी मिल रही है। और इधर बिहार के हालात भी बीजेपी के लिए अच्छे नहीं है दोस्तों। आज नीतीश कुमार सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन खास बात यह है कि पिछले साल जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, तब दोनों की दिल्ली में आधिकारिक मुलाकात जून 2024 में हुई थी। और उसके बाद अब 1.5 साल बाद दोनों आधिकारिक तौर पर मिल रहे हैं। मतलब बिहार का सीएम दिल्ली में बैठे देश के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। अभी नीतीश हिजाब विवाद में फंसे हुए हैं, तो देखना होगा कि बीजेपी इसमें उनकी कोई मदद करती है या नहीं करती है। आज फिर एक एफआईआर नीतीश कुमार के खिलाफ दर्ज कराई गई है। तो हिजाब विवाद में नीतीश कुमार लगातार एफआईआर पर एफआईआर उनके खिलाफ बिहार में हो रही हैं, बिहार के बाहर भी। और ऐसे में आज नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना और उसके बाद गृह मंत्री से मिलना क्या मायने रखता है, ये समझेंगे। और अगर उनकी कोई मदद बीजेपी करती है या नहीं करती है, ये भी यहां देखना होगा। मगर अगर नहीं करेगी नीतीश कुमार की मदद, तो फिर नीतीश की कुर्सी भी खतरे में होगी, ये भी तय है। वैसे माना जा रहा है कि जैसे चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी एक बैसाखी का काम करते हैं नरेंद्र मोदी के लिए। चंद्रबाबू नायडू जैसे मोदी पर दबाव बनाकर अपने राज्य के लिए फंड लेते रहते हैं, अब नीतीश भी वही खेल करेंगे, ये भी माना जा रहा है। यानी आएंगे हर महीने कुछ कुछ फंड लेके जाएंगे, कुछ योजनाएं लेके आएंगे वहां से, उसके लिए पैसा लेके जाएंगे, ये हो सकता है। लेकिन और क्या कुछ होगा, उस पर निगाहें टिकी हुई हैं। इन सियासी उठापटक के बीच अरावली को बचाने और मनरेगा को वापस बहाल करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी कर ली है, वो भी मोदी के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। मोदी की तरफ से अभी भूपेंद्र यादव सफाई दे रहे हैं, जो मंत्री हैं पर्यावरण मंत्री, वो सफाई दे रहे हैं कि अरावली में बिना वजह माइनिंग नहीं होने दी जाएगी। लेकिन इससे विरोध के सुर शांत नहीं हो रहे हैं और शांत होंगे भी नहीं। 4 राज्यों में फैली अरावली पर्वत श्रृंखला जो को खत्म करने की साजिश बीजेपी पर बहुत भारी पड़ेगी, ये तय मानिए। और वहीं मनरेगा को खत्म करने का कांग्रेस का जो प्रयास है, उस पर कांग्रेस का विरोध भी तेज होता जा रहा है। आज ही सोनिया गांधी ने एक लेख लिखकर द हिंदू अखबार में यह बताया है कि कैसे गरीबों के हक पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इससे पहले सोनिया गांधी का एक वीडियो भी आया था। इधर कांग्रेस देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को इस बारे में जागरूक कर रही है। तो बहुत कुछ हो रहा है दोस्तों, और इन बहुत कुछ के बीच आज चर्चा करेंगे कि क्या बीजेपी और एनडीए के भीतर मोदी के लिए चुनौती, बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, और इसके साथ ही बाहर से जो चुनौती मिल रही है, उसका मुकाबला क्या मोदी कर पाएंगे। इनर चुनौती मतलब अंदर खाने जो चुनौतियां हैं वो, और उसके बाद जो बाहर की चुनौतियां यानी दूसरे दलों की जो चुनौतियां हैं, उसका सामना नरेंद्र मोदी कैसे करेंगे, अमित शाह कैसे करेंगे। आइए इन सब पे चर्चा करते हैं। इस बीच एक जानकारी आप लोगों को देना जरूरी है। प्रोग्राम शुरू करने जा रहे थे, मालूम हुआ यूट्यूब डाउन है। यूट्यूब पे हमारे तमाम 1 करोड़ से ज्यादा दर्शक साथी लगातार जुड़ते हैं, और YouTube डाउन है, और YouTube में कई चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए वो हमारे लिए स्पेशली डाउन नहीं है। वो कई चेंजेस हैं YouTube में, साल का अंत चल रहा है, बहुत कुछ YouTube अपने आप में परिवर्तन कर रहा है, उसके लिए वो डाउन है। तो वो डाउन है, लेकिन फिर भी हम YouTube के जरिए, और Facebook का लिंक मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, Facebook में ठीक चल रहा है। आप चाहे तो Facebook पे हमको देख सकते हैं, और चाहे तो आप यहां देख सकते हैं। और Facebook के लिंक को मैं दोबारा यहां पर कॉपी पेस्ट कर दूंगा, लेकिन आप यहां भी देख सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे हमें, और आप देख सुन सकते हैं हमें फेसबुक पे भी। तो जहां भी चाहिए आप देखिए। लेकिन ये एक जानकारी, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी, और इसी कारण हमारा ये कार्यक्रम आज 7 बजे से ना शुरू होकर थोड़ा लेट शुरू हुआ, उसके लिए मैं माफी भी चाहता हूं। आना चाहता हूं हमारे तमाम साथियों के बीच, हमारे पैनलिस्ट साथी जो जुड़े हुए हैं इस वक्त, और उनके जरिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी और एनडीए के भीतर मोदी के लिए कैसे चुनौती यहां खड़ी हो रही है। हमारे साथ इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, मुकेश कुमार सिंह साहब हैं, और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहता हूं। डॉक्टर राकेश पाठक जी, कैसी चुनौती दिल्ली को देने की तैयारी कर रहे हैं? इसलिए राहुल गांधी पे वार, नाम नहीं ले रहे हैं,
अब उसके जो भी है अखिलेश यादव ने अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट किया है और बाकी लोग भी अपने अपने हिसाब से उसका विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन ये तो साफ है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन योगी आदित्यनाथ क्या दिल्ली को चुनौती पेश करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि कई ऐसे वीडियो भी आते हैं जिसमें अभी मोदी बाद में योगी, मतलब पीएम की कुर्सी की बात भी होती है तो योगी के लिए होती है। इसलिए मैं ये जानना चाहता हूं आपके जरिए। देखिए राजीव जी, एक तो योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी का भी नाम नहीं लिया और नरेंद्र मोदी का भी नाम नहीं लिया, तो ये कैसे मान लिया जाए कि योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को ही निशाना बनाया? ये क्यों ना मान लिया जाए जो अखिलेश यादव मान रहे हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को ही निशाना बनाया? और अखिलेश यादव की ये कहने के बाद योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई सफाई कम से कम मैंने तो नहीं देखी कि उन्होंने कहा कि नहीं मैंने मोदी जी को नहीं, मैंने राहुल गांधी को निशाना बनाया था। तो ऐसी बात तो नहीं आई है। अगर अखिलेश यादव के बयान पर योगी जी चुप हैं और कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब अखिलेश यादव की बात सही है फिर, या अजय कुमार लल्लू जो कह रहे हैं उनकी बात सही है फिर। अगर इनके जवाब मतलब नहीं आते हैं योगी आदित्यनाथ की तरफ से, तो फिर जो बात कही जा रही है अखिलेश यादव और अजय कुमार लल्लू की तरफ से वही सच मानी जानी चाहिए। और हो सकता है कि योगी जी जो है बहुत सी बातें अपने मुख से कहलवाना नहीं चाहते हैं, दूसरों को मुख से कहलवाना चाहते हैं। अब ये कहना है कि साहब दिल्ली में 2 नमूने हैं, अरे भाई जिसको आप दिल्ली का नमूना बता रहे हैं वो तो सांसद उत्तर प्रदेश से रायबरेली से ही है, अगर आप राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं, वरना फिर आप नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं कि भाई दिल्ली में नमूने हैं, वो तुरंत विदेश चले जाते हैं। तो विदेश तो मोदी जी जाते हैं बार बार, राहुल गांधी तो कम जाते हैं, मोदी जी तो बहुत ज़्यादा जाते हैं, सरकारी खर्चे पर जाते हैं। राहुल गांधी तो अपने खर्चे पर जाते हैं या कोई बुलाता है उसके उस पर जाते हैं। नरेंद्र मोदी तो हम टैक्स पेयर्स के पैसे पे मौज करने के लिए जाते हैं। और योगी जी जो है इसमें बहुत ज़्यादा सख्त मालूम पड़ते हैं कि जनता का पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। अब जैसे वो कफ सिरप के मामले में कह रहे थे, तो उसी सख्ती के हिसाब से समझा सकता है कि वो सख्ती जो है वो नरेंद्र मोदी जी के दौरों पर भी शायद दिखाना चाहते होंगे, भाई आप जो जनता का पैसा बर्बाद करते हैं या बर्बाद मत कीजिए। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने किसी का भी नाम नहीं लिया, तो हर कोई उसका अर्थ निकालने के लिए स्वतंत्र है। और अगर अखिलेश यादव के बयान पे कोई आपत्ति आती है योगी जी की, तब फिर जो ये माना जाए कि योगी जी ने मोदी जी को नहीं कहा था। वरना तो जो संदेश जा रहा है वो अखिलेश यादव ने जो कहा है वो संदेश मुझे लगता है ज़्यादा व्यापक तौर पर जा रहा है राजीव जी, चूँकि शेयर वही हो रहा है। योगी जी का तो आपने दिखा दिया कि विधानसभा में क्या बोले हैं। अगर आप योगी जी का नहीं दिखाते कि विधानसभा में क्या बोले हैं, तो लोग तो अखिलेश यादव का ही पढ़ रहे थे कि क्या क्या योगी जी ने कहा है उसको लेकर। तो ये व्यापक संदेश जो है वो यही जा रहा है कि योगी जी जो है मोदी जी के खिलाफ कर रहे हैं। बाकी राजीव देखिए, बीजेपी में चल काफ़ी कुछ रहा है और निश्चित तौर पे ये इतना ज़्यादा चल रहा है कि लड़ाई जो है वो सतह पर दिखाई पड़ने लग जाती है। बहुत सी बातें चलती हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है क्या क्या चल रहा है और दिल्ली में बैठे हुए लोग क्या क्या कर रहे हैं और किस तरीके से अमित शाह और योगी जी के बीच जो है वो तनाव काफ़ी ज़्यादा है। मोदी जी से फिर भी थोड़ा और जो है सुलह हो जाती है, योगी जी से और अमित शाह जी के बीच बिल्कुल नहीं होती। ये सारी चर्चाएं राजीव जी चलती रहती हैं और इन चर्चाओं का किसी भी तरीके का कोई खंडन जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ से आता नहीं है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब चर्चाएं चलती हैं खंडन नहीं आते तो फिर क्या इसको समझाया राजीव? यही समझाया कुछ ना कुछ चल रहा है। लेकिन हाँ, ये तय है कि अब बीजेपी में और एनडीए दोनों में नरेंद्र मोदी के लिए चुनौतियां निश्चित तौर पर बढ़ रही हैं। और जब राजीव जी अंदर से चुनौतियां बढ़ने लगती हैं तो फिर जिस तरीके से विधानसभा में मुख्यमंत्री बोलने लगते हैं या और लोग बोलने लगते हैं, ये सारी चीज़ें फिर इस तरीके से सामने आने लगती हैं। तो ये साफ तौर पर समझा सकता है कि कुछ ना कुछ तो बीजेपी के अंदर गड़बड़ राजीव जी चल ही रहा है।